मैं ऋषिकेश यादव आप सभी को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्टडी करेंगे फलक केंद्रित कोष्ठिका के बारे में। फलक केंद्रित कोष्ठिका की संकुलन क्षमता क्या होती है, ऑलरेडी आप सभी को संकुलन क्षमता हमने बता चुका है। और आज हम लोग पढ़ेंगे संकुलन क्षमता फलक केंद्रित कोष्ठिका की क्या होती है, कैसे डिफाइन किया जाता है इसको। तो चलिए आते हैं, फिर देखते हैं संकुलन क्षमता। इसमें 8 कोनों पर 8 अवयवी कण तथा प्रत्येक फलकों पर 6 अवयवी कण उपस्थित होते हैं। संकुलन क्षमता निकालने के लिए हम किसी एक फलक में उपस्थित अवयवी कण कोनों पर उपस्थित 8 अवयवी कण को लेंगे। देखिए कोनों पर तो 8 हमारे होंगे, लेकिन फलक इसमें कितने होंगे, 6 होंगे घन की फलक। तो यहाँ पर 6 होंगे, तो 6 पे हमारे 6 फलकों पर 6 हमारे अवयवी कण हो जाएंगे और 8 कोनों पर 8 अवयवी कण हो जाएंगे। जैसा कि आप सभी को ये चित्र दिख रहा है, इस चित्र में सभी ये जितने भी साइड्स हैं, भुजाएं हैं, इन सभी की लेंथ क्या है, ए है। ये हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों ओर क्या है हमारा ए है। इसकी साइड की क्या लंबाई है, ए है। देखिए जैसा कि आपको नीचे दिखाया गया है, बी डी डी एच इक्वल टू ए बी डी। बी डी देखिए यहाँ पे बी डी ये रहा हमारा, और बी डी एच, डी और एच ये हमारा डी एच रहा। चूंकि ये पैरेलल है इसके, ये हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। तो इक्वल होगा चूंकि हमारा जो घन बनता है, घन 2 वर्गों से मिलकर बना होता है, तो ये वर्ग है तो वर्ग की सभी भुजाएं क्या होगी, बराबर होंगी। तो ये भी हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। तो चलिए देखिए चित्रानुसार हम आप सभी को दिखाते हैं। यहाँ पर त्रिभुज बी एच डी में, बी एच डी देखिए यहाँ पे बी हमारा ये हुआ, इसके बाद एच, ठीक, इसके बाद डी, यानी ये जो हमारा ट्रेंगल बन रहा है, इस ट्रेंगल में देखते हैं तो ये हमारा एक कैसा ट्रेंगल बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है ना। तो समकोण त्रिभुज में ये हमारा क्या होगा, बेस होगा, ये हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर यानी लंब होगा, ये हमारा हाइपोटेन्यूस यानी कोण होगा। तो हम जानते हैं कोण के वर्ग इक्वल टू होता है लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग। तो देखिए यहाँ पे उसी के आधार पे यहाँ पे इसको डिफाइन किया गया। तो इसको करेंगे तो बी एच की स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर, यानी इसको बी एच इक्वल टू लिख सकते हैं √2a। ठीक है, चलिए चूंकि फलक के विकर्ण पर एक पार्श्व अवयवी कण तथा 2 अर्ध अवयवी कण है। फलक पे हम आप सभी को सब बताए थे कि सभी इसमें 6 फलक हैं, तो 6 फलकों पर 6 अवयवी कण होंगे। और जब 6 अवयवी कण होंगे तो एक पार्श्व में एक संपूर्ण अवयवी कण तथा 2 अर्ध अवयवी कण होंगे। क्यों होंगे, देखिए यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा कि ये हमारा फलक है। अब फलक पे यहाँ पे पार्श्व में देखते हैं इसके, तो पार्श्व में यहाँ पे अर्ध दिखाई दे रहे हैं, और दिखाई दे रहा है इसमें, दे रहा है कि नहीं दे रहा है, दे रहा है ना, ये और ये। तो 2 अर्ध हमारे अवयवी कण हो गए। तो ये फलक पे हमारे 2 अवयवी कण अर्ध हो गए, जैसा कि ये फिगर हमको बता रहा है। अब मान लेते हैं कि अवयवी कण की त्रिज्या क्या है, आर है। चूंकि वहाँ पे हमारा सर्कल होता है तो सर्कल का रेडियस आर माने हैं यहाँ पे, तो सर्कल का रेडियस आर माने हैं, तो आर का हम क्या करेंगे यहाँ पे उसको रेडियस मान लेंगे। अब संपूर्ण विकर्ण अब देखते हैं संपूर्ण विकर्ण कितना होगा, संपूर्ण विकर्ण देखते हैं कितना होगा। तो संपूर्ण विकर्ण कितना हो जाएगा, संपूर्ण विकर्ण 4r हो जाएगा, क्योंकि इसका भी रेडियस आधा है, इसका भी रेडियस आधा है, फिर इसका, तो आर 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 4 बार आ जाएगा। यानी इसमें अर्ध रूप से ये भी है, अर्ध रूप से इसमें ये भी है, अर्ध रूप से इसमें ये, मैंने जितने भी पार्श्व में अवयवी कण है सभी का आधा आधा भाग इसके फलक में क्या है, समाहित है। आप सभी को देखने को यहाँ पर मिल रहा होगा। तो इतना तो क्लियर हो गया कि हमारा जो रेडियस होगा टोटल ऐड करेंगे तो पार्श्व में संपूर्ण विकर्ण का रेडियस हमारा क्या हो जाएगा, 4r हो जाएगा, यानी उसकी पूरी लेंथ हो जाएगी हमारी। ठीक है, चलिए आते हैं, ये तो जान गए कि उसकी पूरी लेंथ क्या होगी, विकर्ण की 4r हो गई। अब हम आगे पढ़े हैं, अतः हम क्या जानते हैं, बी एच इक्वल टू √2 है, तो फाइंड किए ही है। अब बी एच अब पूरा हमारा विकर्ण है, यानी विकर्ण की लंबाई 4r डिफाइन किए हैं, और उसकी जो हम लेंथ फाइंड किए हैं वो पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से फाइंड किए हैं तो √2a आया है। तो अब इसको दोनों को क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि एक ही लेंथ को ये क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, फाइंड हो जाएगी। तो ए की वैल्यू हमारे पे 2√2r हो गया। अब हमारा पे यहाँ पे जो हम जानते हैं कि एफसीसी में फलक केंद्रित कोष्ठिका में जो प्रभावी अवयवी कोण की संख्या z होती है, z इक्वल टू कितनी होती है, 4। प्रभावी कितनी होती है इसमें,
4 होती है। आप सभी को मैं पीछे बताया था 3 और +1 4 बताया था मैं आप सभी को पीछे पीछे की वीडियो में, एक बार उसको रिकॉल कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं आगे कि फलक केंद्रित कोष्ठिका की संकुलन क्षमता। तो संकुलन क्षमता में ये फॉर्मूला मैंने बताया था कि जेड क्रॉस उसका जो जितना आयतन था अवयवी कण का आयतन अपन में जो अवयवी की साइड थी वो साइड का क्या था आयतन था, तो पूरा उसका आयतन पूरा उसका आयतन ए हो जाएगा क्योंकि उसकी भुजाएं ए थी तो ए क्यूब हो जाएगा। अवयवी कोण का प्रश्न अवयव चूंकि अवयवी कोण गोलाकार होगा तो गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है × 100। ये फॉर्मूला मैंने पीछे बताया है संकुलन क्षमता के। यहाँ से इसको डिफाइन करेंगे तो देखिए ये वैल्यू हमको प्राप्त हो जाएगी। आप सभी को दिख रहा होगा, इसको बस सिंप्लीफाई कर देना है। सिंप्लीफाई कैसे करना है ये सभी आप सभी को दिख रहा होगा। यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद हमारी फाइनल वैल्यू कितनी मिलेगी, पाई × 100/3/2। ये हमको वैल्यू मिल गई। अब हम जानते हैं कि पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 होती है, तो 3.14 हम वहाँ पर रख लेंगे। √2 की वैल्यू होती है हमारी 1.414, तो 1.414 हुई तो उसकी वैल्यू को हम पुट कर देंगे। इसके बाद हम इसको जब डिवाइड करेंगे यानी भाग देंगे तो हमारा इसके परसेंटेज वैल्यू कितनी आएगी 74% आएगी। अतः फलक केंद्रित कोष्ठिका एफसीसी की संकुलन क्षमता 74% होती है। समझ गए आप सभी लोग? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं एकक कोष्ठिका का घनत्व। अब डेंसिटी फाइंड करना है हमको। एकक कोष्ठिका का घनत्व कैसे डिफाइन करेंगे, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। चलिए, एकक कोष्ठिका घनत्व एकक कोष्ठिका में उपस्थित अवयवी कोण, अवयवी कोण मतलब कि परमाणु और आयन आदि जो भी होते हैं, अवयवी कोण का आयतन एवं एकक कोष्ठिका में कुल आयतन के अनुपात को कहते हैं। मतलब कि अवयवी कण का जो मास होगा मतलब जैसे कि मान लो कोना पे स्थित है या उसके फलक पे स्थित है, कहीं भी स्थित है, तो वो हमारा अवयवी कण है। तो अवयवी कण का जब हम एकक कोष्ठिका में निकालेंगे उसका घनत्व, तो घनत्व इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन होता है। यानी उसका क्या लेंगे उसका हम लेंगे द्रव्यमान और उसका घनत्व का रेशियो ले लेंगे, तो उसका उसका द्रव्यमान और आयतन का रेशियो ले लेंगे तो हम घनत्व डिफाइन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से उसका फार्मूला क्या निकल के आता है, एकक कोष्ठिका घनत्व एकक कोष्ठिका में प्रभावी कोणों की संख्या गुणे एकक अवयवी कोण का द्रव्यमान बटा एकक कोष्ठिका का आयतन, जेड गुणे उसका मास अपन में उसका आयतन। आयतन ए क्यूब हो जाएगा, वहाँ पर ए माने थे तो ए क्यूब यहाँ पर आयतन हो जाएगा, और उसका जितना मास होगा उस मास को यहाँ पे उसमें जेड से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और दोनों का रेशियो निकाल देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, एकक कोष्ठिका का घनत्व निकल जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात। चूंकि हम लोग जानते हैं ये आप लोग जानते भी होंगे कि एक मोल में कितने परमाणु होते हैं, 6.022 जो 2-3 भी कहीं पे लिखा होता है, × 10⁻23 परमाणु होता है। m = Na